सेकंड लेक्चर हमारा जो है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मुतलिक। तो आइए देखते हैं कि बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले समझते हैं हमारे पास 100 ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन द मेंटेनिंग लाइफ ऑफ इवन अ सिंपल ऑर्गेनिज्म। एक सिंपल से लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी को भी मेंटेन करने के लिए जो होते हैं वो बहुत सारे जो 100 ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हो रहे होते हैं। अगर हम इस सारे को देखते हैं तो हम लोग सरप्राइज रह जाते हैं। इट इज़ सम थिंग ऑफ सरप्राइज टू फाइंड आउट कि 92 नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट में से सिर्फ 16 जो हैं वो कॉमनली यूज्ड होते हैं इन फॉर्मिंग द केमिकल कंपाउंड्स फॉर विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड। यानी 92 टोटल 92 बायो अपना टोटल नेचुरल एलिमेंट है, उनमें से 16 को वो कहते हैं जिनसे हमारी बॉडी मिलकर बनी हुई है। दी 16 एलिमेंट्स एंड अ फ्यू अदर, कुछ और ऐड करके पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में आप लोग इन्हें नाम दे देते हैं। क्या है हमारे पास? बायो एलिमेंट। तो बायो एलिमेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एलिमेंट दैट आर कॉमनली यूज इन फॉर्मिंग द केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड। दीज एलिमेंट्स एंड फ्यू अदर जो क्या करते हैं सारे को बनाते हैं विच अकर इन अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायो एलिमेंट। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाने के लिए एलिमेंट ज़रूरत होते हैं उन्हें आप लोग कह देते हैं आपके पास क्या हैं वो सारे के सारे हैं बायो एलिमेंट्स। याद रखिएगा स्टूडेंट, अभी मैंने बता दिया कि कुल 16 बायो एलिमेंट हैं, तो उनमें से 6 ऐसे हैं जो टोटल बॉडी मास का 99% है और 10 ऐसे हैं जो टोटल बॉडी का जो है वो 1% है। स्टूडेंट यहाँ याद रखिएगा इनकी परसेंटेज जो है वो MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। और समटाइम क्या होता है इनको मिलाकर पूछ लीजिए व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्लस कैल्शियम, मतलब 3 + 2 = 5%। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब आपने क्या करना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड अप करके इसका जो है वो आंसर देना होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब टोटल जो 10 हैं वो 1% बनाते हैं। इनकी भी मैन्यूट जो हमारे पास है कहते हैं कि परसेंटेज है, जिसमें पोटाशियम जो है 0.3% है, सल्फ़र जो है वो 0.25%, क्लोरीन जो है 0.15%, सोडियम जो है 0.1%, मैग्नीशियम जो है वो 0.05%, आयरन जो है 0.004%, कॉपर जो है वो इंतहाई कम मिकदार में ट्रेस, मैग्नीज जो है वो भी ट्रेस है, जिंक जो है वो भी ट्रेस है और आयोडीन भी ट्रेस है। तो याद रखिएगा, इसमें याद रखने का एक फॉर्मूला समझ लें इसको कि सोडियम और क्लोरीन जो है इक्वल अमाउंट में है, ठीक है जी। और सबसे ज़्यादा जो इनमें है वो आपके पास पोटाशियम है 0.35, सल्फ़र जो है वो 0.25% है। तो ये भी MCQs में बारे दिगर पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छी तरह से याद करना होगा। फिर हम लोग चलते हैं हमारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिंपल नहीं है। इट्स नॉट अ सिंपल, इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ कम्प्लेक्सिटी बिकॉज ऑफ विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एबल टू कैरी आउट नंबर ऑफ प्रोसेस, जिनमें से कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और कुछ सिंपल भी हैं, विच डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम द नॉन लिविंग। यानी लिविंग के अंदर होने वाले जो प्रोसेसेस हैं वो केमिकल प्रोसेस जो हैं वो नॉन लिविंग से उन्हें डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग करते हैं। ए लिविंग थिंग हैज़ बिल्ट इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जिससे वो करता है क्या, हमेशा अपने इन्वायरमेंट को सस्टेन करता है और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो है इंटीग्रिटी हासिल करता है कि वो किस तरह से अपने आप को पायदारी बनाता है, अपनी सेटिंग बनाए रखता है, अपनी स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी उसे ख़त्म नहीं होने देता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझने के लिए बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इस सारे लेवल्स को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें सबसे छोटा जो होता है वो सब एटॉमिक लेवल होता है, और उसके बाद एटॉमिक लेवल होता है, फिर मॉलिक्यूलर लेवल होता है, फिर ऑर्गेनेली होता है, फिर सेल लेवल होता है, फिर टिश्यू लेवल होता है, ऑर्गन लेवल होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, और इसी तरह से इंडिविजुअल लेवल बना लेते हैं। इंडिविजुअल लेवल से आप लोग जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो हमारे पास क्या है जी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड होल वर्ल्ड यानी बायोस्फीयर लेवल बन जाता है। तो ये हमारे पास बायोलॉजिस्ट की तरतीब है कि किस तरीके से वो इस सारे को बनाते हैं।
एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल सबसे पहला और बेसिक लेवल है। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज फॉर्म्ड किससे? ऑफ द सिंपल यूनिट, जिन्हें एटम्स कहा जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है, जिन्हें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। फिर आता है हमारे पास सेकेंड लेवल, जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। इन ऑर्गेनिज्म एलिमेंट यूजली डो नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, अलहदा नहीं रहते हैं। जो एलिमेंट होते हैं वो कभी भी अपने आप को अलहदा नहीं रखते हैं, बल्कि क्या करते हैं, वो एक दूसरे को जोड़ते हैं कंबाइंड फॉर्म में, आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए आपस में जोड़ते हैं। उस आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग से जो स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उसे कहा जाता है मॉलिक्यूल। अब चूंकि बायो एलिमेंट मिले हैं तो आप उसको नाम भी देंगे बायो मॉलिक्यूल। अब बायो एलिमेंट कौन से थे? अभी आप पीछे सीख कर आए हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम एंड सो ऑन, बहुत सारे थे, जिसमें 6 जो थे वो 99% थे, ज़्यादा परसेंटेज में थे, और 10 जो थे वो 1% में थे। तो क्या होता है जी, हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में ये सब के सब मौजूद होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग अरेंजमेंट परमिट अलाउ करती हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल टू कंस्ट्रक्ट इन अ ग्रेट वैरायटी इन कम्प्लेक्सिटी। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, कम्प्लेक्स किस्म के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए ये जो बॉन्डिंग है, आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग है, ये इसको बनाती हैं। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इन तमाम बायोमॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ग्लूकोज। मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। इनकी बॉन्डिंग के जरिए जब मॉलिक्यूल बनते हैं, तो जैसे स्टार्च हो गई, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गए, इन सब की जब बॉन्डिंग होती है तो इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई बनता है। तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है जी, मॉलिक्यूलर लेवल में हमारे पास कंपैरेटिवली हाई लेवल है। फिर हमारे पास है जी बायोलॉजिकल वर्ड हैज़ 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, एक ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है? जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बने होते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डू नॉट इंक्लूड कार्बन और हाइड्रोजन टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक में ऑफ कोर्स कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ एक मॉलिक्यूल में नहीं होते। An organism is usually formed by enormous number of micro and macro molecules of the hundred of different types. Some important abundant organic molecules में कौन कौन शामिल है? ग्लूकोज बहुत सारा होता है हमारी बॉडी में, अमीनो एसिड्स बहुत सारे होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जैसा कि ATP, GTP, CTP, इस तरह से हमारे पास क्या ATP, ADP, AMP, ये सारे हमारे क्या हैं? बायो मॉलिक्यूल हैं। और जब ये बायो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल बनेगा, जिसे ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। डिफरेंट एंड एनॉर्मियस नंबर ऑफ कौन? माइक्रो प्लस मैक्रो मॉलिक्यूल अरेंज्ड होते हैं इन अ पार्टिकुलर वे टू फॉर्म अ सेल एंड देयर ऑर्गेनेलीज। इन केस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक अ बैक्टीरिया, मोस्ट प्रोटिस्ट, द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। सारी बात है, बैक्टीरिया तो एक सेल पर मुश्तमिल है, लेकिन जब हम बात करते हैं फंजाई, प्लांट और एनिमल की, तो यहाँ पर क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रिलियन, खरबों सेलों से मिलकर बना होता है। तो याद रखिएगा, अब भले बात प्रोकैरियोटिक सेल की हो, भला यूकैरियोटिक सेल की हो, यानी बैक्टीरिया की हो, प्लांट की, एनिमल की या फंजाई की हो, ऑर्गेनेली सब में होंगे। तो हमारे पास क्या होता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एडेनोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम वगैरह जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको क्या करते हैं हमारे पास अपना अपना फंक्शन प्ले करती हैं, जिससे क्या होता है वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो होती हैं कंपेरेबल टू ऑर्गन ऑफ द बॉडीज़। जैसे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन, लंग्स अपना काम करते हैं, स्टमक अपना काम करता है, हार्ट अपना काम करता है, सेम इसी तरह से ये ऑर्गेनेली एक सेल के अंदर अपना अपना काम करते हैं। जो भी चीज़ें सेल के अंदर अपना अपना काम करती हैं वो सारी के सारी सेल के ऑर्गेनेलीज कहलाती हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज स्पीक ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। हम कह सकते हैं कि जो तरतीब है कि अपना काम, लेबर ऑफ डिवीजन, डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है विद इन द सेल। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करेगा, राइबोसोम्स अपना काम करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना काम करेंगे, तो हर चीज़ अपना अपना वर्कआउट कर रही है। तो उनका मजमूई तौर पर जो फंक्शन है वो सेल को जिंदा रखना है। द प्रोकैरियोटिक हैव ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज। प्रोकैरियोटिक में ज़रा कंपैरेटिवली थोड़े कम मिकदार में क्या होते हैं जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज बहुत सारे होते हैं। और याद रखिएगा यूकैरियोटिक में ज़्यादातर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। हाँ, ये बात याद रखने वाली है, मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर भी होती है और यूकैरियोटिक सेल के बाहर भी होती है, लेकिन याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनेलीज नहीं होते। यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड भी होते हैं और विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनेलीज होते हैं। ये हमारे पास ऑर्गेनेल और सेल लेवल है। सेल की दो टाइप्स हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, दूसरा यूकैरियोटिक सेल है। डिफरेंस मैं बता चुका हूँ।
जब क्या होता है सेल आपस में जुड़ते हैं तो फिर बनता है नेक्स्ट लेवल इन मल्टीसेलुलर एनिमल एंड प्लांट। अब चूँकि यहाँ तक जो सेल लेवल था उसमें यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म आ सकता था, लेकिन चूंकि हम टिश्यू लेवल डिस्कस करें, टिश्यू लेवल सिर्फ और सिर्फ कितने होगा मल्टी सेलुलर एनिमल और प्लांट के अंदर। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूज शीट एंड बंडल्स की शक्ल में आपस में अटैच होते हैं किसी सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। दीज आर कॉल्ड टिश्यूज। ईच टिश्यू हैज़ अ पार्टिकुलर फंक्शन इन लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब मसल टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, जाइलम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यूज़ हैं। अब मसल टिश्यू या ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं ये एनिमल टिश्यूज़ हैं, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ हैं, प्लांट टिश्यूज़ हैं। ये स्पेशलाइज हैं किस काम के लिए? कंट्रक्शन मूवमेंट के लिए, जिनके लिए मसल टिश्यू कहा गया था। ग्लैंडुलर टिश्यू का काम होता है सेक्रेशन का खारिज करना, और जो जाइलम टिश्यू होते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए, और फ्लोएम टिश्यू होते हैं वो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो प्लांट के अंदर बनाते हैं उनके लिए स्पेशलाइज होते हैं। जिस तरतीब से पीछे नाम है उसी तरतीब से इनके आगे फंक्शन भी लिखे गए हैं। तो जब क्या होता है डिफरेंट किस्म के एक सिमिलर किस्म के सेल आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं किसके अंदर? इन आ मल्टी सेलुलर एनिमल और प्लांट के अंदर, तो वो लूज बंडल और शीट में जब अटैच होकर अपना सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट लेवल इज कॉल्ड टिश्यू लेवल। अब जाहिर बात जब टिश्यू आपस में अरेंज होंगे तो बड़ा लेवल बनेगा जिसे हम कहेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। डिफरेंट टिश्यूज हैव रिलेटेड फंक्शन असेंबल टुगेदर। अब जाहिर बात है टिश्यू यहाँ डिफरेंट है लेकिन सबका काम एक ही है करने के लिए। क्या? इन अ स्ट्रक्चर टू कैरी आउट इट्स फंक्शन विद अ ग्रेट एफिशिएंसी। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गन एंड दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शंस। फॉर एग्जांपल स्टमक इज़ एन ऑर्गन। अब जाहिर बात है स्टमक एक ऑर्गन के तौर पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है जी? दो चीज़ें। फूड की डाइजेशन के लिए इसका असल प्रोसेस है। अब इसके दो हिस्से हैं, एक हो गया इसके एपिथेलियम टिश्यू जो एक तरह की ग्लैंडुलर टिश्यू है और सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। दूसरे हैं इसके पास मसल टिश्यू जो क्या करते हैं? सेक्रेट करते हैं, सेक्रेट नहीं करते यहाँ पर, वो क्या करते हैं? कंट्रक्शन करते हैं वाल ऑफ स्टमक को, जिससे क्या होता है खुराक मिक्स भी होती है और एंजाइम्स को मिक्स करने के बाद खुराक को पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव भी करवाया जाता है। The formation of organ also has a selective value because this lead to efficient accomplishment of their function both quantitatively and qualitatively। इन दोनों कामों के लिए मिकदारी और माहिती दोनों हिसाब से इसको मुकम्मल करना होता है। ये इस तरीके से बना जाता है। इन एनिमल ऑर्गन फॉर्मेशन इज़ फॉर्म मोर कम्प्लेक्स एंड डिफाइंड होती है, यानी एनिमल के अंदर जो होती है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम बने होते हैं कंपैरेटिवली प्लांट के अंदर। द ऑर्गन आर पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम वेयर टोटल फंक्शन इन्वॉल्व इन वन प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं पूरे का पूरा जो एक ही फिनोमिना जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या है? डिफरेंट ऑर्गन है। ऑरल कैविटी एक ऑर्गन है आपके पास, इसोफिगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारे अपना अपना फंक्शन करते हैं। एक्चुअली ये सारे ऑर्गन्स हैं लेकिन पूरा जब बनता है एक फ्रेमवर्क तो बनता है सिस्टम। प्लांट की बात कर लेते हैं। द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मच लेस डेफिनेट इन प्लांट दैन इन एनिमल। प्लांट के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो वाज़ेह नहीं होता। आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास प्लांट के अंदर जो है वो सिस्टम गैर वाज़ेह हम कह सकते हैं छोटा सा होता है, सिंपल सा होता है, समझ लेते हैं, लेकिन एनिमल का सिस्टम जो होता है वो बड़ा वाज़ेह और बहुत बड़ा होता है। एट द मोस्ट हम क्या करते हैं ज़्यादातर प्लांट में कर सकते हैं वी माइट डिस्टिंग्विश रूट, स्टेम, लीव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। हम ज़्यादातर इनमें यही हम बता सकते हैं ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीव है और ये इसका फ्लावर, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। क्लियर कट फंक्शन डिस्टिंग्विश फीचर्स, इसके मतलब हम लोग बता सकते हैं क्लियर कट फंक्शन क्या है और इसके डिस्टिंग्विश फीचर्स क्या है। तो हम कहते हैं जी ये वाले स्ट्रक्चर्स तो बता सकते हैं, ज़्यादा हमें इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि सिस्टम इतना बड़ा है ही नहीं। रूट आर इन्वॉल्व इन एंचरिंग ऑफ द प्लांट। जहरी बात है रूट जो होती हैं वो प्लांट को एंचरिंग करने के लिए होती है। स्टोरेज ऑफ फूड के लिए जो होती हैं वो रूट्स होती हैं और प्रोचिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो भी हमारे पास है। प्रोक्योरिंग का मतलब होता है वहाँ से मिनरल्स और वाटर को पानी के अंदर से ले ज़मीन के अंदर से खींच के लेके आना। द शूट सपोर्ट द इंटायर प्लांट, पूरे के पूरी सपोर्ट मिलती है जिससे सारा होता है। लीव जो होते हैं वो एक्चुअली क्या आते हैं, वो ऑर्गन्स होते हैं जो फूड को मैन्युफैक्चर्ड करते हैं। फ्लावर अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट जनरेशन। जहरी बात ये सारे फंक्शन बता रहे हैं बारी बारी में। तो याद रखिएगा जो प्लांट का ऑर्गन सिस्टम होता है वो कम कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन एनिमल का जो होता है वो सारे का सारा क्या होता है कंपैरेटिवली ज़्यादा कम्प्लेक्स, ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। और सबसे
अगला और सबसे बड़ा लेवल होता है जिसे होल ऑर्गेनिज्म लेवल कहते हैं, इंडिविजुअल लेवल। और ये आखिरी लेवल होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इससे भी बड़े लेवल होते हैं, लेकिन यहाँ तक कि स्टडी को फिर मज़ीद आगे बढ़ाया जाता है पॉपुलेशन लेवल तक। यहाँ पर एक लेवल मुकम्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म बन चुका होता है। वेरियस ऑर्गन इन अ प्लांट एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन अ एनिमल। प्लांट के अंदर सिर्फ ऑर्गन है और एनिमल के अंदर ऑर्गन भी हैं, ऑर्गन सिस्टम भी हैं, आर असेंबल टुगेदर टू फॉर्म अ इंडिविजुअल द होल ऑर्गेनिज्म। द होल ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स individuality as far as its characteristics are concerned. It is different from other member of the same species in certain respect. वो living organism जो सारे organ और organ system से बना होता है वो different होता है अपने same member of species से। The various function, process, activity of an organism are coordinated, जुड़ी होती हैं। हम कहते हैं जी हमारे पास इन एन एनिमल ऑल सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल इंस्टेंट इफ़ अ मैन इज इंगेज्ड इन अ कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, एक बंदा जो है वो किस में कंटिन्यूस हार्ड एक्सरसाइज में इंगेज्ड है, काम कर रहा है, मुशक्क़त वाला काम करना है। नॉट ओनली हिज मसल वर्किंग बट आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। सारी बात है मसल ही काम करने के साथ साथ उसका रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ रहा होगा, साथ ही साथ रेस्पिरेशन रेट के साथ हार्ट बीट की स्पीड भी ज़्यादा होगी। किस काम के लिए? टू सप्लाई द ब्लड टू मसल विच इंक्रीज ऑक्सीजन एंड फूड विद द नीड फॉर कंटिन्यूस एक्सरसाइज। देखिए मसल्स को ज़्यादा खुराक और ज़्यादा ऑक्सीजन देने के लिए हार्ट बीट तेज़ होगी। जब हार्ट बीट को सप्लाई करनी है तो लंग्स तक ज़्यादा ऑक्सीजन वाला खून पहुंचाने के लिए तेज़ सांस आएगी, तो ऑटोमेटिकली ये सारे सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो याद रखिएगा एनिमल के अंदर इन सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए नर्वस सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जबकि प्लांट के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। सिंपल से जो होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं जो एक लंबा टाइम लेने के बाद जाके उस एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। ऑर्गेनिज्म वर्क एज अ होल एंड इंटरेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट चेंजेस एज अ होल। मुकम्मल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे अपने अंदर क्या करते हैं, ये एक्टिविटी लेकर आते हैं कि वो एज अ होल सारे के सारा फंक्शन मिलकर करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो लेवल क्या है, एज अ होल लेवल या इंडिविजुअल लेवल है। नेक्स्ट इंशाल्लाह पॉपुलेशन लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया।